जब हम पंत जी के बारे में सोचते हैं तो एक तरफ तो उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी देश के लिए, देश की आज़ादी के लिए, और दूसरी तरफ उनकी दृढ़ता, उनकी बहादुरी गंभीर समस्याओं का सामने करने में। His great personality, his great talents, both as a statesman, as a politician, as a debater, and as a leader of men. I know Pandit Nehru referred to him on one occasion as the conscience keeper of the Prime Minister in public appointments. देशभक्ति क्या है, देशभक्ति के लिए क्या बलिदान और क्या मानस की आवश्यकता है, इसका मूर्तमान स्वरूप अगर कोई मुझसे पूछे तो पंत गोविंदवल्लभ पंत थे। पंत जी के पास तो जो बात करो तो उनकी चर्चा में से कोई ऐसी प्रेरणा मिलेगी जिससे ऐसा लगे कि हम पंत जी जैसे बन जाए। पंत एक ऐसा व्यक्तित्व था, जब वो बोलते थे तो युवक ऐसे ध्यान से सुनता था जैसे उनके विचार को ग्रहण करता हो, उससे उद्वेलित नहीं होता था। One could not think that Pantaji would tell an untruth, even in debate on the floor of Parliament. कपड़े उनके निहायत सादा, पजामा चूड़ीदार नाम के लिए कहिए मगर काफी ढीला होता था, वो लटकता रहता था। कभी कभी तो उनका इज़ारबंद भी लटकता रहता था। कोट सीधा सादा, लंबा कोट, कॉलर बंद है या खुली, उनको इस बात की परवाह नहीं। पिताजी के जीवन में मैंने आडंबर नहीं देखा और सच्चाई से सादे जीवन को व्यतीत करते हुए किस तरह बड़े काम किए जा सकते हैं, ये करते हुए मैंने उनको अवश्य देखा है। आज अपने देश में जब चारों तरफ मारामारी, अशांति और ये सारा चल रहा है, तो ऐसा राजनीतिज्ञ जो राजनीति वालों के ऊपर भी अपना प्रभाव रखता हो, सर्विसेज पे भी अपना प्रभाव रखता हो, धर्म के जो बड़े विद्वान हैं उन लोगों में भी अपनी प्रतिष्ठा रखता हो, और इसके साथ ही साथ में इंसानियत की कसौटी के ऊपर खरा उतरता हो, ऐसे पंत जी जैसे इंसान की बहुत कमी महसूस होती है आज। गांधी युग के मान्यताओं से पंत जी का व्यक्तित्व भी पूरी तरह बनाया और संजोया गया था। वो आचरण ऐसा था, व्यक्तिक, सामाजिक, राजनीतिक, इस आचरण से आदमी आंखें उठा करके ऊपर देखने की कुव्वत पाता था अपने अंदर। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए जे पीड़ पराई जाने रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए पर दुखे उपकार करे तोए मन अभिमान न आणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए। सकल लोक मां सौने वंदे जी, निंदा न करे कैनी रे। वाच काछ मन निश्चल राखे, धन धन जननी तेनी रे। वैष्णव जन तो तेने रे कहिए।
19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध अंग्रेजों का स्वर्णिम युग था। रानी विक्टोरिया एक ऐसे साम्राज्य पर शासन करती थीं जिसका सूर्य कभी अस्त नहीं होता था। सन 1870 में लॉर्ड लिटन भारत का वायसराय बना। उस समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री डिज़रेली था, जो कट्टर साम्राज्यवादी था और लिटन उसका पक्का अनुयायी। उसके शासनकाल में ब्रिटेन सरकार ने रानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया। लिटन ने सन 1877 में इस मौके पर बड़ी धूमधाम से दिल्ली में दरबार का आयोजन किया। इन्हीं दिनों दक्षिण भारत भयंकर अकाल की चपेट में तड़प रहा था। W.S. लीले ने अपनी पुस्तक इंडिया एंड इट्स प्रॉब्लम्स में लिखा है कि सन 1850 तथा 1900 के बीच लगभग 1.5 करोड़ व्यक्ति अकाल से मर गए। इसके बावजूद भारत का गल्ला विदेश भेजा जाता रहा, कच्चा माल मिट्टी के भाव इंग्लैंड जाता रहा, भारत की आमदनी पर डाका डाला जाता रहा। इतना ही नहीं, लिटन के शासनकाल में भारत में आयात की जाने वाली कई वस्तुओं पर से कर हटा दिया गया। यहां के उद्योग धंधे और भी चौपट होने लगे। दूसरी ओर अंग्रेज सरकार ने स्टैंप कर भी वसूलना आरंभ कर दिया। नमक कर बढ़ा दिया गया। उठो उठो हे आर्य वीर गण जागो, हे आर्य वीर गण जागो। सज्जित हो सत्वर कर्म क्षेत्र में आओ। सज्जित हो सत्वर कर्म क्षेत्र में आओ। चल कर अपनी रुचि देश भक्ति दिखलाओ, हे आर्य वीर गण जागो। यही समय भारत में सामाजिक पुनर्जागरण का भी युग था। राजा राम मोहन राय के प्रगतिशील विचारों ने देश में क्रांति पैदा कर दी थी। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के मानवीय विचार एवं सामाजिक कार्य ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। सर सैयद अहमद खां की लगन से मुसलमानों के उत्थान संबंधी कार्यों के प्रति मुल्क में एक नई फिजा पैदा हो गई थी। श्री ईश्वर चंद्र विद्यासागर, श्री केशव चंद्र सेन, श्री बदरुद्दीन तैयब जी, के बिरेशालिंगम, पांतलु, श्री काशीनाथ त्रयंबक तेलंग और श्री गोपाल कृष्ण गोखले आदि नेता अपने अपने क्षेत्र में समाज में नवीन बौद्धिक जागृति, चेतना और जागरूकता का संचार कर रहे थे। लेकिन जहां देश के बाकी हिस्सों में चेतना फैल रही थी, वहीं परिस्थितिवश नेतृत्वहीनता एवं मार्गदर्शन के अभाव में लगभग पूरा का पूरा कुमायूं क्षेत्र देश के अन्य भागों से एक तरह से कटा हुआ था। अल्मोड़ा का तत्कालीन वातावरण सामाजिक दृष्टि से दूषित और राजनीतिक दृष्टि से मृत प्राय सा था। चंद राजाओं के बाद अल्मोड़ा गोरखों के अधीन आ गया था, जिनके राज्य में अल्मोड़ा वासियों पर विभत्स अत्याचार हुए। अंततः 1815 में संपूर्ण कुमायूं प्रदेश अंग्रेजों के अधीन हो गया। उन्नीसवीं सदी के आरंभिक वर्षों में
विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने के छुटपुट प्रयत्न होते रहे, लेकिन वो सफल नहीं हुए। सामाजिक जीवन में एक विचित्र जड़ता सी आ गई थी। जाति प्रथा अपने भयावह रूप में विद्यमान थी, जिसके परिणाम स्वरूप हिंदू बहुत बड़ी संख्या में ईसाई व मुसलमान बनते जा रहे थे। सर हेनरी रामजे 1856 में कुमायूं के कमिश्नर बनाए गए और 28 वर्षों तक उन्होंने पहाड़ों पर निरंकुश शासन किया। अंग्रेजी इतिहासकारों ने इन्हें भारत में अंग्रेजी राज्य के 10 निर्माताओं में शामिल किया है। इनके समय में कुमायूं गैर आयनी क्षेत्र था और रामजे साहब कुमायूं की विशेष भौगोलिक, राजनीतिक तथा सामाजिक स्थिति के नाम पर इस क्षेत्र में कायदे कानूनों का प्रवेश तक नहीं होने देते थे। रामजे साहब के शासन को अभी 1 वर्ष भी नहीं हुआ था कि 1857 में अंग्रेजों के विरुद्ध देशव्यापी विद्रोह भड़क उठा। उस समय इन्होंने सैकड़ों अंग्रेजों को कुमायूं में शरण दी थी और संपूर्ण क्षेत्र में गदर की एक चिंगारी तक नहीं फूटने दी। (1857) के गदर से सीख लेकर अंग्रेजी शासकों ने अपनी नीति में परिवर्तन किया। वे स्थानीय जनता में से ही ऐसे व्यक्तियों का चुनाव करने लगे जो अंग्रेजी राज की जड़ें भारतवर्ष में जमाने में सहायक हो सकें, आम जनता के बीच उनके कार्यों का समर्थन करें और करवा सकें। रामजे साहब ने श्री बद्री दत्त जोशी को इस कार्य के लिए चुना। जोशी जी में उन्हें एक योग्य सहकारी और बुद्धिमान प्रशासक के सभी गुण दिखाई दिए। जोशी जी रामजे साहब की आशा के अनुरूप ही सिद्ध हुए। कुमायूं में अंग्रेजी शासन की जड़ें जमाने का श्रेय हेनरी रामजे को है, तो उनके प्रशासन को सफल और सुदृढ़ बनाने का श्रेय वहां के सदर अमीन साहब श्री बद्री दत्त जोशी को है। जोशी जी ने अपनी पुत्री का विवाह श्री मनोरथ पंत से किया था। अपने दामाद को उन्होंने अपने यहां ही बुलवा लिया था। मिडिल की परीक्षा दिलवाई और अल्मोड़ा की अदालत में अप्रेंटिस रखवा दिया। पंतों के वंश का मूल उत्थान महाराष्ट्र में कोंकण प्रदेश माना जाता है और इनके आदि पुरुष थे जयदेव पंत। अनुमान है कि 11वीं सदी के आरंभ में जयदेव पंत तथा उनका परिवार कुमायूं में आकर बस गया था। पंडित मनोरथ पंत की ताने हुई, पहली कन्या, दूसरा पुत्र। दूसरी संतान के जन्म के पूर्व जब मनोरथ जी की पत्नी गर्भवती थी, लगभग उन्हीं दिनों उनकी सौतेली मां भी गर्भवती थी। प्रसव का समय भी लगभग एक ही था, अतः स्थानीय मान्यता के अनुसार माता या पुत्री में से किसी एक को अन्य स्थान पर भेजना अनिवार्य समझा गया। यह निश्चय किया गया कि मनोरथ जी की पत्नी प्रसव के लिए ससुराल जाएं, किंतु कुनलता दूर था, अतः जोशी जी ने अपनी पुत्री को खूंट भेजने का निश्चय किया। खूंट कोसी नदी के पार पंतों का पुश्तैनी गांव है। अल्मोड़ा से करीब 12 मील दूर लगभग समान ऊंचाई पर बसा। खूंट के लोग थोड़ी बहुत खेती और दूध दही के उत्पादन से जीविकोपार्जन करते आए हैं। अल्मोड़ा इनकी अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु रहा है। गोविंद वल्लभ पंत का इस गांव से संबंध एक आकस्मिक घटना ही थी। यहीं उनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ, लेकिन जीवन पर्यंत फिर वहां जाने का संयोग न बन सका। खूंट से उनका आत्मीय लगाव रहा। उनके निजी सचिव श्री जानकी पंत इसी गांव के थे। कुमाऊं का समाज उन दिनों कई तरह की विषमताओं से ग्रसित था। अंग्रेजों की अधीनता, कुली बेगार प्रथा, अशिक्षा, छुआछूत एवं भयावह आर्थिक असमानता। अपनी शासन प्रणाली की व्यवस्था को छोड़कर अंग्रेजों ने भी यहाँ के पिछड़ेपन को दूर करने की कभी कोई चेष्टा नहीं की। अंधकार बना ही रहा। बालक गोविंद का आरंभिक अक्षर ज्ञान जोशी जी के संरक्षण में ही हुआ। सन 1897 में उनको स्थानीय रामजे कॉलेज में प्राथमिक पाठशाला में दाखिल करा दिया गया। रामजे कॉलेज की स्थापना ईसाई मिशनरियों द्वारा रामजे साहब के प्रयत्नों से हुई थी। बाद में पंत जी के नाना जी श्री बद्रीदत्त जोशी ने
इस कॉलेज के विकास तथा विस्तार के लिए पर्याप्त योगदान दिया। कुमायूं में शिक्षा तथा संस्कृति के प्रचार में अग्रिम इस विद्यालय को यहाँ की कई विभूतियों को शिक्षा प्रदान करने का श्रेय प्राप्त है। जागरूकता, देशभक्ति, स्वतंत्रता की भावनाओं तथा राष्ट्रीयता के बढ़ते वातावरण से क्षुब्ध होकर तत्कालीन सरकार ने इसे पदावनत कर स्कूल का दर्जा दे दिया था। राष्ट्रीय सरकार बदलने पर ही इसे पुनः कॉलेज का दर्जा प्रदान हो सका। गोविंद ने 10वीं की परीक्षा प्रथम श्रेणी में पास की। उन्हें प्रांत में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ, अतः उन्हें 20 रुपया मासिक छात्रवृत्ति प्राप्त हुई। इस पुरस्कार ने गोविंद को उच्च शिक्षा जारी रखने के लिए प्रेरित किया। वैसे गोविंद का ध्यान पढ़ाई में कम ही था, घूमने के बहुत शौकीन थे। यदि वे हमेशा अपनी कक्षा में सर्वप्रथम उत्तीर्ण होते रहे तो इसका मुख्य कारण उनकी तीक्ष्ण बुद्धि और अद्भुत स्मरण शक्ति थी। श्री बद्री दत्त जोशी के जीवन चरित्र और कार्यों का पंत जी पर गहरा प्रभाव पड़ा। नगर के सम्माननीय तथा बड़े बूढ़े सदर अमीन साहब की बैठक में आते और संगीत, कानून तथा राजनीति की जमकर चर्चा होती। अनजाने ही बालक गोविंद पर उनके व्यक्तित्व की छाप पड़ती गई थी, लेकिन कुमायूं के सदर अमीन साहब पंडित बद्री दत्त जोशी ने कभी सपने में भी कल्पना नहीं की होगी कि जब वे कुमायूं में अंग्रेजी राज्य की जड़ें मजबूत करने में लगे होंगे, उसी समय अपने ही घर में एक ऐसे बालक का पोषण कर रहे होंगे जो आगे चलकर कुमायूं से ही नहीं वरन सारे भारतवर्ष से अंग्रेजों को खदेड़ने में जनता का नेतृत्व करेगा।
इंटर की परीक्षा के समय गोविंद गंभीर रूप से बीमार पड़ गए, जिससे उनके अध्ययन में काफी व्यवधान पड़ा। ये परीक्षा उन्होंने द्वितीय श्रेणी में पास की। उनका स्वास्थ्य संतोषजनक नहीं था, इसलिए परिवार वाले आगे की शिक्षा के लिए उनके बाहर जाने के खिलाफ थे। किंतु गोविंद कृत संकल्प थे और अंत में इस आश्वासन पर कि यदि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहेगा तो वे वापस लौट आएंगे, उन्होंने घर वालों की अनुमति ले ली। शगुन, लगन, दिन, वार इत्यादि का पूरा विचार करने के पश्चात श्रावण की संक्रांति के दिन, जिसे कुमायूं में हरियाला कहते हैं, गोविंद ने इलाहाबाद के लिए प्रस्थान किया। गंगा यमुना के पावन संगम पर बसा इलाहाबाद देश के सबसे प्राचीन नगरों में एक है। ये हिंदुओं का पुरातन तीर्थ है, जहां प्रत्येक 12वें वर्ष कुंभ का मेला लगता है। इलाहाबाद उन दिनों भारत की कई विभूतियों का संगम था। श्री मोतीलाल नेहरू, श्री मदन मोहन मालवीय, सर तेज बहादुर सप्रू, श्री सतीश चंद्र बैनर्जी और श्री सुंदर लाल जैसी महान विभूतियों तथा प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के विद्वानों के नाम उल्लेखनीय हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय यहाँ की शीर्षस्थ संस्थाएं हैं, जिसके कारण इस नगर में कानून, शिक्षा और राजनीति के क्षेत्र में महान हस्तियों का संगम रहा है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1860 में हुई थी। यहाँ का म्यूर सेंट्रल कॉलेज देश की शीर्ष संस्थाओं में रहा है। बाद में ये कॉलेज विश्वविद्यालय का सर्वप्रथम संघटक कॉलेज बना। यहाँ प्रोफेसर कॉक्स, जेनिंग्स और सोराब जी जैसे अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त विद्वानों ने अध्यापन किया है। गोविंद के साथियों में डॉक्टर कैलाशनाथ काटजू, आचार्य नरेंद्र देव, श्री फजल अली तथा हरगोविंद पंत के नाम उल्लेखनीय हैं। विश्वविद्यालय के ही प्रांगण में स्थित मैकडॉनल्ड हिंदू हॉस्टल में गोविंद रहते थे। देशव्यापी असंतोष की स्थिति का विद्यार्थियों पर गहरा असर था। छात्रावास के जीवन ने गोविंद के व्यक्तिगत, सामाजिक और राजनीतिक मानस पटल पर अमिट छाप छोड़ी। ये भी एक संयोग ही था कि गोविंद जिस महीने इलाहाबाद पहुंचे, ठीक उसी महीने 20 जुलाई 1905 को ही बंग भंग की सरकारी घोषणा हुई, जिसने हजारों नवयुवकों को अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की प्रेरणा दी। बीसवीं सदी की शुरुआत भारतीय राजनीतिक गगन में बड़े बड़े आंधी तूफानों के साथ हुई। बंग भंग के प्रश्न पर सारे भारत में तीव्र आक्रोश तो था ही, कर्जन और मिंटो द्वारा लागू किए गए दमनकारी कानूनों की मार ने इसे और भी सुलगा दिया था। इस बीच सुरेंद्रनाथ बैनर्जी के नेतृत्व में शुरू किया गया विदेशी वस्त्रों और अंग्रेजी शिक्षा के बहिष्कार का आंदोलन देश के कोने कोने में फैल गया। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, संयुक्त प्रांत तथा पंजाब, सभी प्रांत इसकी चपेट में आ गए। लोकमान्य तिलक और लाला लाजपत राय के निर्वासन ने जनता के क्रोध में घी का काम किया। भारत के बुद्धिजीवी और जागरूक वर्ग में हर घटनाओं की तीव्र प्रतिक्रिया हुई। 16 अक्टूबर 1905 को जनता के तमाम विरोध के बावजूद पूर्वी बंगाल के नए सूबे को जन्म दिया गया। बंग भंग का यह दिन सारे देश में राष्ट्रीय शोक दिवस की तरह मनाया गया।
यह निश्चय किया गया कि बीमारों को छोड़कर कोई भोजन नहीं करेगा, सभी कामकाज बंद रहेंगे। उसी दिन गोविंद ने गंगा का पवित्र जल लेकर संगम की पावन स्थली में आजीवन देश सेवा का व्रत लिया। यदि देश हित मरना पड़े मुझको सहस्त्रों बार भी, तो भी न मैं इस कष्ट को निज ध्यान में लाऊं कभी।